नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर एनसीईआरटी में आपका स्वागत है। हमारा चल रहा था एनसीईआरटी की सीरीज। हमने पिछले 8 चैप्टर्स क्लास 6 के कर लिए हैं। आज हम चलेंगे अपने अगले अध्याय यानी कि चैप्टर और पढ़ेंगे हम अपना टॉपिक खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे, देखते हैं क्या क्या बातें लिखी हुई है। लोहार की दुकान पर प्रभाकर जो है लोहार की दुकान पे जाता है। प्रभाकर लोहारों के लोहारों को काम करते देख रहा था। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हंसिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे। दूसरी ओर भट्टे जल रही थी। औजार बनने के लिए दो लोग लोहे की एक छड़ को गर्म कर उसे पीट रहे थे। प्रभाकर को यह सब बड़ा मज़ेदार लग रहा था। चलते हैं अपने टॉपिक पे, लोहे के औजार और खेती। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। इनके बारे में तुम अध्याय 5 में भी पढ़ चुके हो। ठीक है। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजार के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इसमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ी और जुताई के लिए हलों का फाल शामिल है। अध्याय 6 में तुमने पढ़ा था कि लोहे का फाल के इस्तेमाल से कृषि उत्पादन बढ़ गया था। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम। सिंचाई। समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। ये कुछ औजार हैं। इस चार्ट में तुम्हें सिंचाई के लिए परिवर्तन दिखाए गए हैं। खाली स्थानों में सही वाक्य भरें। लोगों द्वारा परिश्रम किया गया। किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घटी। कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था। राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया। ठीक है, अगले टॉपिक पे चलते हैं। गांवों में कौन रहते थे? इस उपमहाद्वीप में दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र के बड़े भूस्वामियों को वेलत्ता, साधारण हलवाहों को उड़वार और भूमिहीन मजदूर दास, कैंडेसियार और अदिमाई कहते थे। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी कि यह पद अनुवांशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव के सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतया इसकी जमीन पर इसके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी थे, जिन्हें गृहपति कहते थे। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी। इनमें दास
कर्मकार आते थे, जिन्हें दूसरों की जमीन पर काम करने अपनी जीविका चलानी दूसरों की जमीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे शिल्पकार भी होते थे। प्राचीनतम तमिल रचनाएं। तमिल की प्राचीनतम रचनाएं को संगम साहित्य कहते हैं। इसकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरई के कवियों के सम्मेलन में इसका संकलन किया जाता था। गांव में रहने वाले के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। नगर क्या कहती है कहानियाँ, यात्रा विवरण, मूर्तिकलाएं और पुरातत्व। तुमने जातकों के बारे में सुना होगा। ये वे कहानियां हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी। बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया। यहाँ एक जातक कथा दी गई है जिसमें यह बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बन जाता है। ये एक निर्धन की कथा है जो किस तरह धनी बन जाता है, एक निर्धन की चतुराई। इसे पढ़ लेते हैं। एक शहर में एक गरीब युवक रहता था। उसके पास एक मरे चूहे के अलावा कुछ नहीं था। उसने उस चूहे को एक सिक्के में एक भोजनालय वाले की बिल्ली के बीच से बेच दिया। उसने उस चूहे को एक सिक्के में एक भोजनालय वाले बिल्ली को बेच दिया। ठीक है। फिर एक दिन बड़ी जोर की आंधी आई। राजा का बगीचा टूटी टहनियों और पत्तों से भर गया। उनका माली इसे साफ करने की बात से परेशान हो उठा। युवक ने माली से कहा कि अगर लकड़ियाँ और पत्ते उसे मिल जाए तो वह बगीचे की सफाई कर सकता है। माली तुरंत मान गया। युवक ने पास खेल रहे बच्चों को यह कहकर इकट्ठा कर लिया कि प्रत्येक टहनी और पत्ते के बदले में उन्हें एक एक मिठाई मिलेगी। देखते ही देखते उन्होंने बगीचे की एक एक तिनका चुनकर गेट के पास इकट्ठा कर दिया। तभी उधर से राजा का कुम्हार बर्तन को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में गुजरा। उसने पूरे ढेर को खरीद लिया। इस तरह युवक के पास कुछ और पैसे हो गए। अब उस युवक ने एक और योजना बनाई। एक बड़े बर्तन में पानी भरकर वह नगर के दौरे पर गया। वहां उसने घास काटने वाले 500 लोगों को पानी पिलाया। खुश होकर उन लोगों ने कहा, तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया, बताओ अब हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। उसने कहा, मैं आपको यह तब बताऊंगा जब मुझे आपकी सहायता की जरूरत होगी। उसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती की। एक दिन उस व्यापारी ने बताया कि कल एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़े के साथ शहर में आ रहा है। यह सुनकर उस युवक ने उन घास काटने वालों के पास जाकर कहा, कृपया तुम सब एक एक घास का गट्ठर मुझे दो और अपनी घास तब तक मत बेचो जब तक मेरी न बिक जाए। उन्होंने उसे घासों का 500 गट्ठर दे दिए। जब घोड़े के व्यापारी को कहीं भी घास न मिली तो उसने इस युवक की घास 1000 सिक्के में खरीद ली। इस तरीके से वो उसके पास पैसे आ गए और वो अमीर बन गया। ठीक है, आगे चलते हैं। प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चल सकता है। शहरों, गांवों या फिर जंगलों के जीवन में से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। इस मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभे या प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता था जहां लोग आते थे।
दिल्ली में मिला वलय कूप हड़प्पा की जल निकासी व्यवस्था से यह कैसे भिन्न है? ये जल निकासी व्यवस्था है। अध्याय 6 में वर्णित अनेक शहर महाजनपदों की राजधानी थे। जैसे कि तुमने पढ़ा कि कुछ शहर परकोटों से घिरे होते थे। जैसा कि तुम ऊपर के चित्र में देख रहे हो, अनेक शहरों में वलय कूप मिले हैं। ये वलय कूप गुसल खाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। प्रायः ये वलय कूप लोगों के घरों में होते थे। महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी व कच्ची ईंटों का छप्पर से बने होने के कारण ये ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाए होंगे। भविष्य में पुरातत्वविद इनकी खोज कर सकते हैं। प्राचीन शहरों के बारे में वहां गए नाविकों तथा यात्रियों के विवरणों द्वारा भी पता चलता है। ऐसा ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है। जिन जिन पत्तनों पर वह कहा गया, उन सभी के बारे में उसने लिखा है। ये बोरीगाजा भिरुज की यूनानी नाम की कहानी। बोरीगाजा की संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वाले के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता है। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज चला सकते थे। बोरीगाजा में शराब, तांबा, टीन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोना चांदी के सिक्के का आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियों तथा हाथीदांत गोदाम, कर्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इनमें चांदी के बर्तन, गायक, किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे। ठीक है, सिक्कों के बारे में पढ़ते हैं। पृष्ठ 90 पर दी गई कहानियों में तुमने देखा कि किस तरह सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल चले। इसका चित्र नीचे दिया गया है। चांदी या सोने के सिक्के पर विभिन्न आकृतियां को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। ये सिक्के हैं। विनियमित के अन्य साधन पढ़ते हैं। संगम साहित्य की इस छोटी सी कविता को पढ़ो। खेतों से सफेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं। नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते, चांदनी सी सफेद रेत पर परिवार को समेट कहीं पीछे छूट न जाए। शहरों के नमक के सौदागरों के यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। समुद्र के किनारे नमक का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था। इन कहानियों से पता चलता है जैसे कि समुद्र के किनारे बहुत ज़्यादा नमक उत्पादन होता था। नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा। यह 2500 साल से भी ज़्यादा समय तक एक महत्वपूर्ण नगर रहा, क्योंकि यह यातायात और व्यापार को दो मुख्य रास्ते पर स्थित था। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वाले के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी।
इसके बारे में तुम अगले अध्याय में पढ़ोगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर हैं। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी है। मथुरा के प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्रायः शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बनाने वाले, माल बनाने वाले और इन चित्र बनाने वाले का उल्लेख भी मिलता है। शिल्प तथा शिल्पकार। प्रस्थलों के से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं तथा ये प्रायः काले रंग के होते हैं और इनमें एक खास चमक होती है। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों में हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में बनारसी और दक्षिण में मदुरई इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संग बनाने लगे थे जिन्हें श्रेणी कहते थे। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना था। जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी जहां लोग पैसे जमा रखते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दे दिया जाता था। सूक्ष्म निरीक्षण अरिकामेडु। अरिकामेडु जो कि है पंडुचेरी में। अरिकामेडु कहाँ है? पंडुचेरी में है। पृष्ठ 96 में रोम के बारे में जानकारी दी गई है। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पत्तन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाजों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा हो। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे थे। साथ ही यहाँ एटेराइन जैसे मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मोहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़ों की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों के मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, अन्यत्र में भी है कुछ, देख लेते हैं उसको। यह यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है।
बोल रहा है रोम को ढूंढे। रोम को देख लेते हैं। बोल रहा है रोम को ढूंढे। तो रोम कहाँ पे है? रोम है यहाँ पे हमारा इंडिया है, यहाँ पे इंडिया है और यहाँ पे है रोम। ठीक है। तो अब बोल रहा है कि यह यूरोप का सबसे पुराना शहर में से एक है। ठीक है। इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदान के शहर बसे रहे थे। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था। इसके इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक ऑगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया था। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था जिसे मैंने संगमरमर का बनवाया। ऑगस्टस और उसके बाद के शासकों ने कई मंदिर तथा महल भी बनवाए। ऑगस्टस ने बड़े बड़े रंगमंडल बनवाए। इनमें चारों तरफ दर्शकों के बैठने की सीढ़ी नुमा जगह होती थी। यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे। उन्होंने स्नानागार भी बनवाए जहाँ स्त्री और पुरुष के लिए अलग अलग समय निर्धारित थे। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाही सेतु के जरिए शहर के स्नानागार, फ्लावरों तथा गुसलखानों के लिए पानी लाया जाता था। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एनसीईआरटी सीरीज में क्लास 6 की चैप्टर 9 भी समाप्त होती है। अब अगले वीडियो में अगले चैप्टर पे चलेंगे। अगला और 3 वीडियो होगा इस क्लास 6 की। उसके बाद हम क्लास 7 के वीडियोज़ में क्लास 7 के सीरीज में पहुंचेंगे। तो क्लास 6 की जो भी प्लेलिस्ट है उसे आप एक्सेस करके सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। एक सिलसिलेवार तरीक़ा से अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।